बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़र और आपको राकीज़र उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अय्याज़ सादिक जो नून लीग से ताल्लुक़ है जिनका, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब भारतीय जहाज़ जब पाकिस्तान पर 26 फरवरी 2019 को हमला करने आए, उसके बदले में जब पाकिस्तान ने अभिनंदन को पकड़ लिया, तो अय्याज़ सादिक ने कहा कि उस वक़्त पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ़ है उनकी टांगें कांप रही थी और उनके माथे पर पसीना था। अगर हमने इसको अभिनंदन को वापस ना किया तो रात 9 बजे भारत हम पर किसी वक़्त भी हमला कर सकता है। दूसरी स्टेटमेंट फजलुर रहमान के भाई ने दी, अताउर रहमान ने दी। उसने कहा कि ईरान, अफ़गानिस्तान और भारत में जो भी दहशतगर्दी होती है उसके पीछे पाकिस्तान आर्मी है। नाज़रीन, ऑल दो इंटरनेट पर और हर जगह पर मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहुत इन चीज़ों पर डिस्कशन हो रही है, लेकिन हम आपको इसका डिफरेंट एंगल आपको हम देने की कोशिश करेंगे, आपको समझाएंगे कि बेसिकली ये फिफ्थ जनरेशन वॉर है, ये हाइब्रिड वॉर है। इसकी कुछ एग्जांपल्स देकर हम आपको समझाएंगे कि ये किस तरह भारत हमारे साथ हमारे ही लोगों के ज़रिए किस तरह ये जंग लड़ रहा है। नाज़रीन, बेसिकली भारत ये हाइब्रिड वॉर खेल रहा है पाकिस्तान के साथ और अपने इन जैसे लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह की स्टेटमेंट नवाज शरीफ ने भी दी थी। आपको याद होगा उस वक़्त पाकिस्तानियों को समझ नहीं लगी थी। नवाज शरीफ ने कहा था कि जब 2008 में मुंबई अटैक हुए भारत में, तो नवाज शरीफ ने कहा कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान से गए थे। तो उस वक़्त लोगों को समझ नहीं आई, लेकिन क्या हुआ कि 10 साल बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब कलभूषण का केस फाइल हुआ, तो उनके जो वकील थे सुरेश साल्वे, जो कि सो कॉल्ड एक बहुत बड़ा वकील था, जो कि चंद लम्हों में पाकिस्तानी वकील से केस हार गया, जिसको भारतीय मीडिया ने इतना हाइप क्रिएट करके उठा दिया था कि 1 रुपये फीस लेकर तो पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा देगा, पाकिस्तानी वकील को बोलने नहीं देगा। और हुआ ये कि सुरेश साल्वे के पास कोई दलील नहीं थी, एक ही सिर्फ दलील थी। नाज़रीन, ये गौर से सुनिएगा, सिर्फ एक ही दलील थी, वो नवाज शरीफ का बयान था। तो नाज़रीन, उसने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की वीडियो चला दी कि ये 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुका है और ये कह रहा है कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान से गए थे। तो फिर नाज़रीन, खावर कुरैशी ने एक ऐसी दलील दी कि नवाज शरीफ एक कन्विक्टेड है, इसको मुजरिम साबित कर दिया है, अदालत ने इसको बददियानत डिक्लेयर किया हुआ है, इसकी किसी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। तो नाज़रीन, आपको कहने का मकसद ये है कि सिर्फ नवाज शरीफ बददियानत साबित नहीं हुआ, ये इसकी तमाम हवारी जो अब पाकिस्तान के खिलाफ फिफ्थ जनरेशन वॉर लगा रहे हैं और हाइब्रिड वॉर में भारत का साथ दे रहे हैं, ये भारत के मोहरे हैं। ये पहले बयान देते हैं, भारत को सपोर्ट करते हैं और भारत उस पर शादियाने बजाता है और पूरी दुनिया में उसके चर्चे करता है, और फिर 2-3 दिन के बाद ये अय्याज़ सादिक और इस तरह के लोग ये फिर कहते हैं कि हमारा ये मकसद नहीं था, हमारी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। नाज़रीन, आपको एक और मिसाल देते हैं। ये जब जरदारी का दौर था, ड्रोन अटैक्स बहुत ज़्यादा हो चुके थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में, सवात, बाजोड़, दीर। उस वक़्त ये एक नैरेटिव बिल्ड किया गया अमेरिका की तरफ से, हमारे सोकल हुक्मरानों के ज़रिए, हमारे मीडिया के ज़रिए पूरी आवाम को ये कहा गया कि हम में सलाहियत नहीं है ड्रोन अटैक्स को, ड्रोन तैयारों को गिराने की। खुदा की करनी ऐसी हुई नाज़रीन कि अमेरिका के ड्रोन तैयारों को तालिबान ने गिरा दिया, अफ़गानिस्तान के तालिबान ने। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस तरह से ये हाइब्रिड वॉर और फिफ्थ जनरेशन वॉर के ज़रिए हमारी आवाम के जहनों को तब्दील किया जाता है और उनका मोरल डाउन किया जाता है कि आपकी फ़ौज किसी काबिल नहीं है, आपकी फ़ौज ना तैयारी गिरा सकती है, ना भारत का मुकाबला कर सकती है। ये भारत कई सालों से, पिछले 10-15 सालों से यही नैरेटिव बना रहा है कि भारतीय फ़ौज बहुत बड़ी ताकत है और पाकिस्तानी फ़ौज के पास सलाहियत नहीं है। हालांकि उलट है, भारत को भी पता है कि उसकी फ़ौज किसी काम की नहीं है। 70% असला भारत का नकारा है। नाज़रीन, इसी तरह से एक और मिसाल, आपको बहुत बड़ी मिसाल देते हैं कि 1965 की वॉर भारत और पाकिस्तान की हुई। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान जीता था और यह भी सबको पता है कि भारत ने हमेशा, क्योंकि वो बुज़दिल उसकी फ़ौज है, उसके लोग भी बुज़दिल हैं, हमेशा रात के पिछले पहर उसने अटैक किया 1965 की वॉर में। लेकिन
क्या हुआ कि क्योंकि वो चालाक बनिया है, उसने पूरे इंटरनेट को चेंज कर दिया हुआ है कि ये जंग भारत जीता था, 1965 की वॉर भारत जीता था और पाकिस्तान ने भारत पर रात के पिछले पैर हमला किया था। ये इस तरह से भारत इन फैक्ट्स को, इन हकाइक को चेंज कर रहे हैं। इसके अलावा आपको एक रिसेंट बहुत बड़ी मिसाल देते हैं कि यूरोप की एक एनजीओ है, उसने भारत की 265 के करीब फेक वेबसाइट्स पकड़ी। वो वेबसाइट्स क्या कर रही थी? वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही थी, वो कश्मीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही थी। मिसाल के तौर पर अगर वेबसाइट है newyorktimes.com, तो इन्होंने बनाई हुई थी timesofnewyork.com। इसी तरह से हर जो बड़ी वेबसाइट थी उसकी इन्होंने इस तरह फेक नेम बना के वेबसाइट्स बनाई थी और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। तो नाज़रीन, आपको एक और मिसाल देते हैं कि नवाज शरीफ के एक चहेते एक्स फाइनेंस मिनिस्टर थे इसाक डार। इस शख्स ने जब ये लंदन चला गया भागकर, तो ये पाकिस्तानी हुकूमत को, यानी पाकिस्तान को, ये डरा रहा था। ये कहता रहा कि तुम भारत से तुम लोग मुकाबला करने की कोशिश मत करना, भारत के पास कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है, तुम मुकाबला नहीं कर पाओगे। आप अंदाज़ा लगाइए, ये भारत के मोहरे थे, ये भारत के फौजी थे जो पाकिस्तान में बैठकर भारत की जंग लड़ते थे। और जब ये बाहर चला गया शख्स, तो पाकिस्तान को डरा रहा है कि तुम भारत का मुकाबला नहीं कर सकते। आपको बताते हैं, कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो भारत ने $90 बिलियन के साथ ये बनाई है। और ये तकरीबन पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर, उससे 70 किलोमीटर के फासले पर इसलिए ये इसको नस्ब किया हुआ है। और इसने कहा कि हम पाकिस्तान को मज़ा चखा देंगे कि ये एटम बम का भी तोड़ है। आप अंदाज़ा लगाइए, पाकिस्तान ने फिर अल्लाह ताला के फजल से नसर मिसाइल बना लिया कि भारत को पूरी दुनिया में रुसवाई मिली। भारत जलीलो रुसवा होकर रह गया कि उसके कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन जो $90 बिलियन उसने खर्च किया, हालांकि अगर वही वो पैसा अपनी 70% जो उसके लोग हैं उनके पास टॉयलेट्स नहीं हैं उस पर खर्च करता, तो शायद उनके मुल्क में गुर्बत ख़त्म हो जाती। लेकिन पाकिस्तान ने उसका जवाब ऐसा दिया कि नसर मिसाइल बनाया जो कि कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन पर गर्म पानी फेर दिया। नाज़रीन, आखिरी मिसाल आपको हम अमेरिका की मिसाल देकर समझाते हैं, क्योंकि भारत अमेरिका के नक्शे कदम पर चल रहा है। अमेरिका क्या करता है? देखिए, अमेरिका को जब वियतनाम में 10 साल, अमेरिका ने जब वियतनाम पर हमला किया, 10 साल उधर रहा और वियतनाम के लोगों ने, उसकी फ़ौज ने अमेरिका के फ़ौजियों की वो धुलाई की, वो पिटाई की कि अमेरिकी फ़ौजी उधर से माफ़ी मांग कर निकले कि हमारी जान छोड़ दो। जिस तरह सेम इसी तरह तालिबान, अफगानिस्तान के तालिबान ने तो अमेरिका का वो हाल किया है कि अमेरिका रहती दुनिया तक, पूरी दुनिया इसको याद रखेगी कि जिस तरह उसकी ज़िल्लत हुई है अमेरिका की। तो अमेरिका ने क्या किया कि जब तकरीबन 64 से लेकर 675 तक अमेरिका जब वियतनाम में रहा, उसकी पिटाई हुई, तो अमेरिका ने अपनी ज़िल्लत को छुपाने के लिए, अपने अमेरिकी आवाम से छुपाने के लिए और पूरी दुनिया से छुपाने के लिए इसने रैम्बो पर फिल्में बनानी शुरू कर दी और पूरी दुनिया में ये दिखाना शुरू कर दिया कि इनका एक अकेला फ़ौजी यानी कि रैम्बो उठता है और वो जाके वियतनाम में पूरे के पूरे शहर को तबाह करके और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करके वापस आ जाता है। ये इसको कहते हैं नाज़रीन 5th जनरेशन वॉर, कि हमारे लोगों में, पूरी दुनिया के लोगों में यही बैठा होता है कि अमेरिकी फ़ौजी बहुत बहादुर होता है। अमेरिकी फ़ौजी की बहादुरी देखनी है तो आप अफगानिस्तान के तालिबान से पूछिए कि ये अमेरिकी फ़ौजी किस तरह उधर से दम दबा कर भागे हैं। आपको बताते हैं कि जब अय्याज सादिक ने ये स्टेटमेंट दी कि टांगे कांप रही और पसीना छूट रहा, तो भारत में इतनी खुशी मनाई गई, भारत के मीडिया ने इसको इतना उठाया और ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया पूरी दुनिया में। वो ये था कि मोदी है तो मुमकिन है, कि मोदी ने यानी अभिनंदन जो था मोदी के दौर में था, जब उसको पकड़ा गया और फिर उसको इतना प्रेशर मोदी का पड़ा और कि जनरल कमर जावेद बाजवा की टांगें कांपी और उनको पसीना आ गया। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाइए, ये सहूलतकार हैं। अय्याज सादिक जैसे लोग, अताउर रहमान जैसे लोग, ये सहूलतकार हैं भारत के, इसराइल के, जो कि अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ ये लोग बोलते हैं। एक अमरीकी ने शायद ये इन्हीं जैसे लोगों के लिए कहा था, अय्याज सादिक के लिए और मौलाना अताउर रहमान जो कि फजल रहमान का भाई है,
इन्हीं लोगों के बारे में कहा था कि ये वक्त आने पर ये पाकिस्तानी अपनी माँ को भी बेच देते हैं। तो ये अय्याज सादिक ने और मौलाना अताउर रहमान ने वक्त आने पर अपने आप को बचाने के लिए अपनी माँ का सौदा किया। इन्होंने पाकिस्तान, ये जनरल कमर जावेद बाजवा को नहीं कहा, पाकिस्तानी कौम के मुंह पर इसने तमाचा मारा है अय्याज सादिक ने। पूरी कौम को इसने धुतकारा है, उसको जलील किया है पूरी कौम को। तो ये इन्हीं लोगों के बारे में कहा गया है, अय्याज सादिक जैसे लोगों के बारे में, कि ये वक्त आने पर अपनी माँ को भी बेच देते हैं। पाकिस्तान इनकी माँ थी, इन्होंने अपनी माँ को बेचने की कोशिश की है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारे फौजी जवान, हमारे एयरफोर्स के लोग, हमारे नेवी के लोग, हमारी गयूर अवाम, हमारे सोशल मीडिया के शेयर ये इनको बेचने नहीं देंगे। हमें पता है अपनी माँ का एहतराम क्या होता है। नाज़रीन, आखिर पर हम हुकूमत को कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि अब इनके साथ करना क्या है। नाज़रीन, सबसे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि जो भी सीक्रेट मीटिंग्स हों, ये नून लीग खासकर पीपल्स पार्टी और पीडीएम के जितनी भी पार्टीज हैं, इनको उसमें शरीक मत करें। ये लोग अब राज रखने के काबिल नहीं रहे। दूसरी सजेशन ये है कि आर्टिकल 6 को लगाया जाए। तीसरी हम इनको कहेंगे कि वॉल्यूम 10 को खोला जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। चौथी सजेशन, इनकी पाकिस्तान की नेशनैलिटी को कैंसिल किया जाए। उसके बाद पांचवी सजेशन ये है, इनको जो भी ऑनर्स, जो भी अवार्ड्स, जो भी डेजिग्नेशंस दिए गए वो सब वापस लिए जाए और इनसे रीइंबर्समेंट करवाई जाए। इनकी प्रॉपर्टीज को बेचकर वो तमाम जो इन्होंने बेनिफिट्स लिए हैं, गाड़ियाँ, पेट्रोल, खाने, जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बैठकर ये एज ए स्पीकर अय्याज सादिक खाता रहे, वो वापस लिया जाए। और इसके अलावा नाज़रीन, इनकी डिग्रीज को, ये पाकिस्तानी कहलाने के काबिल नहीं है, इनकी डिग्रीज को कैंसिल किया जाए। आखिर पर हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, इमरान खान से रिक्वेस्ट करेंगे कि फॉर गॉड सेक अब इतने लीनियंट मत हों, अब एक्शन में आए, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, एक एग्जाम्पल सेट हो ताकि उसके बाद किसी को अपनी माँ, अपने पाकिस्तान के खिलाफ बोलने की जरूरत ना हो। नाज़रीन, आप अपनी राय हमें कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।